आज की प्रस्तुत वीडियो की पिछली कड़ी में हमने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के संदर्भ में उपनिवेशवाद एवं उसके विभिन्न चरण को समझे थे। आज ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की दूसरे चरण में हम लोग ब्रिटिश भूराजस्व नीतियों को समझेंगे। ब्रिटिश भूराजस्व नीतियों के अंतर्गत सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जानेंगे, इसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त और अंत में महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को समझेंगे। इन तीनों भूराजस्व नीतियों को अलग अलग करके देखेंगे, क्योंकि यह थोड़ी लंबी टॉपिक है। जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर जमींदारों को भूस्वामी मान लिया तो यह जमींदारियां स्थायी बंदोबस्त कहलाई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार के लिए धन की आवश्यकता थी, क्योंकि सैनिक सामान की खरीद, अधिकारों के वेतन भत्ते आदि के लिए धन की आवश्यकता थी। इससे धन प्राप्ति के लिए भारत में आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। इसलिए इन्हीं आधारों पर अंग्रेजों ने भू राजस्व प्रबंधन नीतियों को लागू किया। ऊपरी स्तर पर इन नीतियों में चाहे जो अंतर दिखाई पड़ता है, किंतु इन सभी नीतियों का एक ही लक्ष्य था, अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति करना। इन भिन्न भिन्न नीतियों के बनाए जाने का कारण ब्रिटिश आवश्यकताएं, यूरोप में प्रचलित विचारधाराएं एवं स्थानीय परिस्थितियां थी। स्थायी बंदोबस्त के बारे में सर्वप्रथम सुझाव फ्रांसीसी ने दिया और फिर कॉर्नवालिस के समय 1790 ईस्वी में इस पद्धति को लाया गया, जिसे 1793 में स्थायी रूप से लागू किया गया। इस तरह स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 से मानी जाती है। भू राजस्व की अधिकतम राशि स्थायी रूप से प्राप्त करना। भारत में एक ऐसे समर्थक वर्ग का निर्माण करना जिसके हित ब्रिटिश सरकार से जुड़े हो और वह शासन सत्ता में ब्रिटिश सरकार का सहयोगी बने। प्रशासनिक कठिनाइयों से बचते हुए अपने आर्थिक हितों को पूरा करना। कृषि का विकास करना। स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को भूस्वामी माना गया और ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों से लगान वसूली संबंधी समझौता किया। जमींदारों अर्थात मध्यस्थ वर्ग को भूस्वामी बनाकर सरकार और जमींदारों का अंश निर्धारित किया गया, जिसमें भूराजस्व का 10/11 भाग सरकार को और 1/11 भाग जमींदार को मिलना था। भू राजस्व की राशि 1790-91 में वसूली गई अधिकतम राशि 2,68,00,000 रुपए को आधार बनाते हुए निर्धारित किया गया। इस व्यवस्था में भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा नहीं बल्कि भूमि का किराया था। इस व्यवस्था के तहत एक सूर्यास्त कानून लाया गया, जिसमें कहा गया कि एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक यदि सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदार के विरुद्ध कार्यवाही कर उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। स्थायी बंदोबस्त कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में लागू था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश का बनारस डिवीजन एवं उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र शामिल था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का परिणाम। यहाँ इस बंदोबस्त व्यवस्था के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को जानेंगे। सबसे पहले सकारात्मक परिणाम को देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त से ब्रिटिश को नियमित आय होने लगी। अब बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने पर भी राज्य की आय पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भूराजस्व भूमि का किराया था। एक समर्थक जमींदार वर्ग अस्तित्व में आया जो शासन सत्ता में ब्रिटिश सरकार का सहयोगी रहा। बार बार लगान निर्धारण से होने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों से ब्रिटिश बच गए।
भारतीय दृष्टि से इसे इस आधार पर सकारात्मक माना जाता है कि जमींदारों का भूमि पर अधिकार होने से उनकी सामाजिक आर्थिक दशा मजबूत हुई और इसी से आगे चलकर एक नवीन मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जिसमें भारतीयों के ऊपर हो रहे शोषण के स्वरूप को उजागर किया। भारतीय कृषि एवं किसानों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वस्तुतः इस व्यवस्था में किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, क्योंकि इसमें किसानों के हितों की सुरक्षा की कोई बात शामिल नहीं थी। उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। इस व्यवस्था में उपज के तीन भागीदार थे: सरकार, जमींदार एवं कृषक। इसमें ब्रिटिश सरकार एवं जमींदार की आय तो निश्चित थी, जबकि किसान अनिश्चित स्थिति में था और जमींदारों की इच्छा पर निर्भर था। स्थायी बंदोबस्त में अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का विकास हुआ। वस्तुतः अत्यधिक लगान के कारण जमींदारों की जमींदारी नीलाम हुई और उसे दूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले व्यापारियों एवं साहूकारों ने खरीदा और अपने एजेंट के माध्यम से संबंधित क्षेत्र के राजस्व वसूली। इस तरह बिचौलियों की श्रृंखला बढ़ी, जिसमें किसानों का और भी शोषण हुआ। फलतः कृषि का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि अत्यधिक लगान राशि के कारण किसान के पास कृषि विकास के लिए पूंजी नहीं थी और बिचौलिए जमींदारों को कृषि के विकास में रुचि नहीं थी। ब्रिटिश को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आय निश्चित एवं स्थायी हो जाने से उनकी बढ़ती आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही थी। अतः उन्हें अन्य भूराजस्व पद्धतियों को अपनाना पड़ा। साथ ही जमींदारों के अत्यधिक शोषण से कृषक विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। इस दृष्टि से स्थायी बंदोबस्त को बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं माना जा सकता। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त से कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची। इस व्यवस्था से किसानों का निर्धनीकरण हुआ, अकाल की बारंबारता बढ़ी। इस दृष्टि से भारतीयों के लिए यह नकारात्मक रही। स्थायी बंदोबस्त लागू करने में ब्रिटिश को इस आधार पर साहसी माना जा सकता है कि उन्होंने पहली बार भारत में कृषक संबंधों में व्यापक परिवर्तन लाया। भूस्वामित्व की स्पष्ट पहचान करते हुए बिचौलिए जमींदार वर्ग को भूमि के स्वामी बना दिया। अब हम लोग आगे भूराजस्व नीतियों के ही अंतर्गत दूसरी व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को समझेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।